चलो तो देखते हैं हम लोग। इसमें भारत माता के जय लिखा हुआ है लास्ट। इसका पहला पे कैसे पहुंचा जाए यार। चलिए पहला पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। एक्चुअल में दिया हुआ है कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या बता रहा है। इट इज लॉयल्टी एंड डेवोशन टू द नेशन, मतलब देश के प्रति आपका क्या लॉयल्टी है और डेवोशन समर्पण क्या है। आप कितना देश को मोहब्बत करते हैं, वही है नेशनलिज्म। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 से लेके एंड द स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसमें ज्यादा फोकस हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट पे करेंगे। वी विल लर्न दैट हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कैसे सभी लोग, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग भाग लिए। हिंदू कैसे भाग लिया, मुस्लिम कैसे भाग लिया, दलित कैसे भाग लिया, महिला कैसे भाग ली। ये सब हम लोग चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। आज भर सोशल साइंस पढ़ा देते हैं, कल से नहीं। ये कोट्स है महात्मा गांधी का। देखो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ, 1914 में। उस समय इंडिया क्या था, ब्रिटिश रूल के अधीन था। तो ब्रिटिश भी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था भाई, तो उसको अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। डिफेंस का बजट मतलब जितना अपना सुरक्षा पे सैनिक पे खर्चा करता था, तो वार में लड़ना है तो उसको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ा। तो इसके लिए क्या किया, इंडिया पे टैक्स थोपने लगा। टैक्स ज्यादा कर दिया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 1914 में। कस्टम ड्यूटी लगाया गया। कोई सामान आप बाहर बेचना चाहते हैं या बाहर से दूसरे देश से लाके भारत में बेचना चाहते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी दीजिए। और उसी समय सूखा भी पड़ गया पूरे भारत। ठीक है। और उसी कारण खाने पीने का हो गया कमी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारत का क्या स्थिति था, इसका ये चार पांच टॉपिक में लाइन में चर्चा किया गया है। समझ गए ना। क्या स्थिति था भारत वर्ल्ड वार वन के समय, ब्रिटिश के अधीन था। दूसरा क्या था, ब्रिटिश उस युद्ध में भाग ले रहा था तो उसका डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण वो इनकम टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूलने लगा। इनकम टैक्स उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ। कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। फसल सूखा पड़ गया पूरा देश में और खाने पीने के चीज का हो गया कमी। थ्रू द वार ईयर इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 से 18, लीडिंग टू ए एक्सट्रीम हार्डशिप टू द कॉमन पीपुल। मतलब जो आम आदमी था उसके लिए जो वर्ल्ड वार वन का समय था वो काफी मतलब स्थिति, भूखा भूखे रहना पड़ रहा है। सब खाना तो सैनिक को चल जा रहा है, देश में सूखा पड़ गया। खाने का दिक्कत, सब चीज का टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पीपुल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। आदमी सब सोचने लगा कि ठीक है ये युद्ध खत्म हो जाएगा, अंग्रेज जीत जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग को कुछ फायदा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी ऐसा भारत के लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टैक्स वैक्स नहीं घटाया गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड वार ये हो रहा है, सब सूखा पड़ गया है, फसल हुआ नहीं। समझ गया ना। ये सब क्या दिया हुआ है इसका देखना पड़ेगा। ये सब सैनिक वैनिक हैं भारत के। तो देखिए सत्याग्रह का आइडिया कहाँ से आया। उधर वर्ल्ड वार चल ही रहा था, उधर महात्मा गांधी का एंट्री 1915 में भारत में हो गया।
और भारत का स्थिति तो खराब ही था, सूखा पड़ रहा था, खाने पीने का चीजें नहीं मिल रहा था, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, बहुत सारा चीज का प्रॉब्लम था। तो गांधी जी भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चला चुके थे, समझ गए ना। तो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करने का इंडिया में भी प्लानिंग किया। और सबसे पहले उन्होंने कहा गया, पश्चिमी चंपारण में सत्याग्रह 1916 में किया, और 1918 में अहमदाबाद में वर्कर का स्ट्राइक करवाया, मिल में, अहमदाबाद में कपड़ा का मिल था, उसमें वर्कर का स्ट्राइक करवाया। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटने पे आइडिया सत्याग्रह का किसका था? गांधी जी का था। समझ गया ना, उसमें वायलेंस नहीं करना है सत्याग्रह में, अपना बात रखना है, जैसे स्ट्राइक कर देना है, जैसे फैक्ट्री में मान लो कि पैसा बढ़ाने के लिए मजदूर सब आंदोलन कर रहा है, फैक्ट्री जाना बंद कर दो कल से, उसी तरह से फार्मर के लेके बिहार के चंपारण में सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया, समझ गए ना। और दूसरा सत्याग्रह किया अहमदाबाद में, वर्कर का स्ट्राइक करवाया 1918 ईस्वी में। तो ये सब हुआ, समझ गया ना। रॉलेट एक्ट कब आया? द एक्ट ऑथोराइज द ब्रिटिश ऑफिसर टू imprison any political leader for 2 years without any trial. Mohandas Karamchand Gandhi came out with Rowlatt Satyagraha in 1919. Shop were closed down, rallies were organized, people went on a strike. देखा कि भारत में बहुत ज्यादा स्ट्राइक होने लगा, ये होने लगा, तो रॉलेट एक्ट लेके आया गया। रॉलेट एक्ट का में क्या था कि 2 साल तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं होने दिया जाएगा, और आपको 2 साल तक जेल में बंद करके रखा जाएगा, एकदम छोड़ा ही नहीं जाएगा, आप कुछ क्राइम किए हो नहीं किए हो। तो इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। इसके विरोध में दुकानें बंद होने लगी, रैली का ऑर्गेनाइज किया जाना लगा पूरे भारत भर में, पीपुल रोड पे आके स्ट्राइक, अपना स्कूल कॉलेज सब बायकॉट करने लगे। तो ये सब रॉलेट एक्ट के खिलाफ होने लगा। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में ही एक सभा हो रहा था अमृतसर में, समझ गए ना, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का फेस्टिवल था, जलियांवाला बाग में वो सभा हो रहा था। उसमें क्या किया, जनरल डायर जो कमांडर था, उसने क्या किया, एग्जिट गेट को बंद करवा के, और क्राउड जो भीड़ इकट्ठा हुआ था रैली के लिए, उस पर गोली चलवा दिया, जिसमें क्या हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए भारतीय, समझ गए ना। तो ये सब रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखना है कि रॉलेट एक्ट आया तो उसका विरोध में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्योहार के अवसर पर सभा हो रहा था। तो उन्होंने बाहर निकलने वाला गेट को बंद करवा के ओपन फायर क्राउड पे करवाया, जिससे सैकड़ों लोग मरे, ठीक है। उसके बाद उसके विरोध में भारतीय लोग भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग को अटैक करने लगे, उसमें आग लगाने लगे, और वायलेंस पूरे भारत में फैल गया, समझ गया ना। ये जलियांवाला बाग में जाने पे अभी भी गोलियों का निशान मिलता है, यहाँ दिया हुआ है, ये जनरल डायर ये गोली चला रहा है, इधर आदमी सब रैली के लिए इकट्ठा है। तो ये हो गया आपको, जलियांवाला बाग जान गए और रॉलेट एक्ट जान गए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा। तो गांधी जी एक किताब लिखे हैं, हिंद स्वराज, किसके द्वारा लिखा गया है, गांधी जी के द्वारा, एक किताब का नाम, इन विच ही रोट दैट इफ इंडियन स्टार्टेड टू नॉन कॉपरेट विथ ब्रिटिशर देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट इन 1 ईयर। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भाई जो गोली चलाया जनरल डायर, अगर गोली चलाया तो वो गोली तो खाली ऑर्डर दिया था, वो तो ऑफिसर था, सब गोली चलाने वाले तो उसके पुलिस फोर्स में इंडियन ही थे। तो अगर भारतीय लोग अगर नौकरी छोड़ दे अंग्रेज के यहाँ करना, उसको कोई काम में सपोर्ट नहीं करे, नॉन कोऑपरेट करें,
तो भारत को 1 साल के अंदर आजादी मिल जाएगी, उन्होंने ऐसा माना था। उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम को साथ आना होगा। समझ गए ना? इसी आंदोलन के लेके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लेके, मोहम्मद अली और शौकत अली से गांधी जी ने मुलाकात भी किया। समझ गए ना? तो देखिए, अब ये तो मुस्लिम सब था, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, तो ये सब खिलाफत मूवमेंट चला रहा था। और गांधी जी का क्या मानना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमको चलाना है। तो दोनों का गठबंधन हो गया, तो नाम क्या पड़ गया? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को भी नॉन कोऑपरेशन में ही जोड़ दिया गया। अब देखिए, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था, किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के द्वारा जनवरी 1921 में शुरू हुआ। मेनी सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट किए। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन दियर ओन वे। सब लोग का स्वराज का अपना अपना मीनिंग था। समझ गए ना? महात्मा गांधी तो जानते ही हो, ये सब कौन कौन सा है, मोहम्मद अली जिन्ना ये सब होगा। मुस्लिम तो दो गो लग रहा है, तो पंजाबी टाइप का लग रहा है, लेकिन होगा मुस्लिम हमको तो लग रहा है। लेकिन देखो भाई, याद रखना है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया। किसके किसके द्वारा? गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट किए। सबका अपना अपना मांग था। सबका अपना अपना मांग था। समझ गए ना? कोई दलित को रिजर्वेशन दिलाने के लिए, कोई भारत अंग्रेज छोड़ने के लिए, कोई अपना शासन के लिए, सबका अपना अपना मांग था। मुस्लिम सब कह रहा था कि भारत के दो टुकड़ा कर दीजिए, ये सब। द मूवमेंट इन टाउन, टाउन में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ? तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट क्या किया, लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से नाम कटवा लिया, और हेडमास्टर और टीचर जॉब से अपना इस्तीफा दे दिए। वकील जो था वो वकालत करना बंद कर दिया। और जो विदेश से आने वाला जूता चप्पल कपड़ा ये सब सामान था, उसका बायकॉट कर दिया गया। और जो सामान फॉरेन से घर में भी लोग रखे हुए थे, कपड़ा उपड़ा, उसको जलाना शुरू कर दिया आदमी। तो ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शहर में कैसे असर था, क्या क्या हुआ शहरों में उसके लेके, इस पे क्वेश्चन आए तो ये सब लिखना है। देखो, स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन। टाउन में ये धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया भाई, 1 महीना तो चला, 2 महीना चला, 6 महीना चला, लेकिन फिर क्या हो गया कि फॉरेन गुड्स जो आ रहा था, वो थोड़ा कपड़ा उपड़ा जूता सस्ता था। भारतीय भारत में क्या था, सिर्फ खादी का वस्त्र बनता था, जो काफी महंगा था, सब आदमी खरीद नहीं सकता था। और उस समय भारत का आदमी सब, स्कूल कॉलेज भी उतना नहीं खुला हुआ था कि मान लो कि स्कूल से नाम कटवा दिए तो पढ़ेंगे का। ये सब चीज के दिक्कत के कारण धीरे धीरे क्या होने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे शहर में अपना प्रभाव उसका कम होने लगा। जो बच्चे स्कूल से नाम कटवाए थे वो फिर से स्कूल जाने लगे। समझ गए ना? और जो नौकरी वोकरी छोड़े थे लोग, वो फिर से अपना ज्वाइन करने लगे। तो धीरे धीरे इसका शहरों में प्रभाव कम हो गया, मेनली दो कारण से। एक तो कि कपड़ा जो बैकवर्ड चल रहा था, जलाने का अभियान, वो खादी इंडियन जो कपड़ा था वो काफी महंगा था विदेशी कपड़ा की अपेक्षा। और क्या था उस समय, अब इंडियन स्कूल कॉलेज नहीं था कि बच्चे वहां जाके पढ़ सके, तो इस कारण मजबूरी हो गया। देखो, रिबेलियन इन कंट्री साइडेड, peasant had to do begar and work the landlord farm without any payment. Baba Ramchandra and Pandit Jawaharlal Nehru set up Awadh Kisan Sabha. They demanded to abolition of begar system. Many people min- misinterpret the idea of Gandhi. देखो, उस समय क्या था कि जब अंग्रेज भारत को गुलाम किए हुए था, तो उस समय बेगारी प्रथा चलता था।
आदमी को काम करवा के पैसा नहीं दिया जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का एक गठन किया था। तो उनका मांग था कि बेगारी सिस्टम जो है वो एबॉलिश होना चाहिए। समझ गए ना। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का तो है ये था, लेकिन उनका बात को अलग अलग अपना मतलब रखा कि हम इस तरह से अपना आजादी चाहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बेगारी सिस्टम खत्म होना चाहिए। देखो, तो मजदूर का स्थिति देखे ना। मजदूर का इसके पीछे वाला स्लाइड में क्या स्थिति था, बेगारी चरम पे था। अब यहाँ देखिए प्लांटेशन, जो लोग जंगल वंगल में काम करते थे, तो उनके लिए एक्ट ला दिया 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वर्कर को क्या किया कि परमिटेड नहीं है वहां से, मतलब जाना तो अलाउ है लेकिन उसको छोड़ के भागना अलाउ नहीं है। समझ गए। तो क्या किए कि गांधी जी ने उनको भड़काया, तो थोड़ा सा उन्होंने उन एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। तो उनको क्या, ये तो कहानी पढ़े होगे ना एनसीईआरटी में, कि उनको पीट के भगा दिया जाता था। चाय के बगान में क्या था कि अंदर उसको बुला लिया जाता था और वहीं पे 6 महीना तक रहो, बाहर नहीं निकलना है। तो इसका उन्होंने विरोध किया, तो उसको बहुत पिटाई किया गया सब मजदूर का। तो 1922 में, 1921 के जनवरी में शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और जैसे कि ये देखे ना अभी कि प्लांटेशन वाला जो था, टी प्लांटेशन वाला, मजदूर सब पिटाया काफी संख्या में। तो ये सब देख के गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए। गांधी जी देखें कि भाई शहर का आदमी जो स्कूल छोड़ा था अब स्कूल जाने लगा, अब आंदोलन को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो इनका आइडिया जो था कि नॉन कॉपरेशन से 1 साल में आजादी मिल जाएगा, ऐसा इनको हुआ नहीं, क्योंकि फरवरी 1922 आते आते 1 साल तो हो गया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आदमी भाग भी लिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। कुछ को फोर्स के थ्रू दबा दिया, जैसे मजदूर को क्या किया, फोर्स के थ्रू दबा दिया, लाठी चार्ज करके। बाकी स्कूल कॉलेज जो आदमी बंद किया था जाना, तो उसका तो मजबूरी था। इंडियन का कोई स्कूल ही नहीं था, तुम जाओगे कहाँ फिर पढ़ने। पढ़ना है अगर आगे बढ़ना है तो इनका हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। और उसके बाद उन्होंने इंडियन को ट्रेन करना शुरू किया। ट्रेन मतलब समझ रहे हो ना, उनको ट्रेनिंग देना कि मास स्ट्रगल का क्या ताकत है। जब आदमी हजारों लाखों की संख्या में अगर सड़कों पर उतर जाए तो उसका क्या ताकत है। जैसे अभी तो पूरा भारत बटा हुआ है अलग अलग प्रांतों में 1922 ईस्वी में। तो इस कारण पूरा देश एकजुट नहीं हो पाया इस मूवमेंट में। शहर में अलग आंदोलन चल रहा है, दूसरे तरह से गांव में अलग चल रहा है, वर्कर का अलग चल रहा है। तो ये सब मास स्ट्रगल नहीं हो पा रहा था कहीं भी, कि लाखों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में आ रहे थे, लाखों की संख्या में नहीं। तो अब होगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। लेकिन उसके पहले स्वराज पार्टी का गठन हुआ। Many political leaders suggested that the idea of fighting the Britisher from within the Legislative Council. C.R. दास, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी 1922। मतलब उस समय क्या था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो ब्रिटिश चुनाव उनाव थोड़ा सा करवाने लगा था भारत में। तो इन लोगों का मानना था, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास का, कि हम लोग भारतीयों को जो हक दिलाना है ना, तो वो हम लोग ब्रिटिश काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके ही दे सकते हैं। इसके लिए हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पार्टी बनाया। सबसे पहला कौन सा, स्वराज पार्टी बनाया। किसने किसने मिलके, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मेनी रेडिकल एजिटेशन। देखो, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का जो विचारधारा था, वो महात्मा गांधी से थोड़ा सा अलग था। जैसे सुभाष चंद्र बोस का ही विचारधारा था, तो सिर्फ आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और अहिंसा से ही आजादी नहीं मिल सकता है। तो उन लोगों का रेडिकल विचारधारा था। रेडिकल मतलब मारो पीटो, गोली के बदले गोली चलाओ, ये सब चीज उनका सोच था।
तो जैसे हम लोग देखे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी कुछ रीजन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत में सूखा पड़ गया, टैक्स ज्यादा लाद दिया गया, समझ गए ना, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर गया, बेगार सिस्टम चरम पे था, मजदूर के लिए अलग एक्ट, प्लांटेशन वर्कर के लिए, तो वो सब उसका कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का आप कारण पूछ, मतलब रीजन पूछ रहा है कि भारत में ये होने के पहले इसका क्या क्या। तो उस समय साइमन कमीशन एक आया था भारत, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस समय पूरा दुनिया में मंदी का समय चल रहा था, मंदी, पूरा सरकार घाटा में जा रहा था। तो सरकार जब घाटा में जाएगा तो क्या होगा, जॉब कम क्रिएट होगा, नौकरी से निकाला जाएगा, फिर से सरकार का खजाना खाली होगा, तब फिर से टैक्स और लादा जाएगा। तो ये सब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कारण है, रीजन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, तो साइमन कमीशन क्या है भाई। अब जैसे रॉलेट एक्ट पढ़े थे ना, उसी तरह से साइमन कमीशन देखो क्या है। रॉलेट एक्ट के विरोध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, और साइमन कमीशन के विरोध में क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होगा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होगा। तो चलिए, साइमन कमीशन क्या है। The Indian member of the Central Legislative Assembly exposed some drawbacks in the Government of India Act 1919। मतलब जो हम बताए थे ना अभी कि अंग्रेज सब चुनाव उनाव कराने लगा था 1919 के आसपास आते आते, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक था। तो उसको सुधारने के लिए साइमन नाम के आदमी को भारत भेजा गया, समझ गए। 1927 में उसको भेजा गया भारत। इस कमीशन का हेड मतलब कौन था, सर जॉन साइमन था, जो 7 मेंबर के टीम के साथ आया था, 6 और लोग थे उसके साथ, तो उसका हेड था ये सर जॉन साइमन। लेकिन इंडियन इसमें कोई नहीं था। तो भाई, अगर तुम सरकार इंडिया में चला रहे हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और भारतीय लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए तुमको कमीशन बना के इंग्लैंड से भेजा गया है भारत, और तुम उसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं कर रहे हो, इस कारण इसका बैकवाइट होने लगा, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था साइमन कमीशन। ये किस लिए आया था, भारत में चुनाव संबंधी सुधार करने के लिए आया था। जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसका कमी को सुधारने के लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, 7 का 7 अंग्रेजी था। तो इसलिए इसका बॉयकॉट इंडियन ने करना शुरू कर दिया साइमन कमीशन का, जैसे रॉलेट एक्ट का किया था उसी तरह से साइमन कमीशन का करना शुरू किया। Moreover, there was no indication of Swaraj, which was the first priority of Indians। साइमन कमीशन आया, वो अपना रिपोर्ट दिया, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भारत को हम एक दिन स्वतंत्र कर देंगे, कोई इंडिकेशन भी नहीं था। Which this commission arrived in 1928, it was met with a demonstration with banners। ये 1928 में भारत आए साइमन नाम का आदमी अपने 6 मेंबर के साथ, भारतीय लोगों पे स्टडी करने के लिए कि यहाँ क्या क्या सुधार किया जाए। हाँ, हालांकि सुधार हुआ 1935 में, ये रिपोर्ट अपना दिया, तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ। लेकिन तब तक अंग्रेज को खदेड़ने का मन बना चुका था इंडियन सब। आज भी जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें अधिकतर चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही लिया गया है। इसका बेस कहीं ना कहीं साइमन कमीशन। इस कारण हम लोग को जो पढ़ाया जाता है ना, वो सब गलत बात होता है, ऐसा नहीं है। आज अगर मतलब एक होना चाहिए था, उसका भी तो गलती रहा ही कभी ना कभी। लेकिन आज भी अगर तुम आज के डेट में बात करोगे, तो अब मोदी गवर्नमेंट है, तो उससे भी बहुत लोग खुश नहीं है, रोज तो आंदोलन होते ही रहता है कहीं ना कहीं। उसी तरह अंग्रेज के खिलाफ भी आंदोलन होते रहता था, लेकिन उसके खिलाफ और भड़क जाता था आदमी कि वो तो दूसरे देश का ही था, तो इस कारण और विरोध होता था। लेकिन जो रेलवे आप देख रहे हैं, सब बड़ा बड़ा चीज देख रहे हैं, वो सब अंग्रेजे का दिया हुआ है। इस कारण भारत के शासन अगर करते भी रहता, तो आज पटना इंग्लैंड के कुछ शहर के बराबर तो जरूर रहता। डेवलपमेंट तो काफी रुक ही गया, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि अंग्रेज खाली शोषण किया, बहुत सारा चीज दे के भी गया। आज भी तो सरकार के खिलाफ इस तरह का तुम
देखते ही हो, करते ही रहता है सब विरोध विरोध। आखिर में जब इसका तुम विरोध कर रहे हो और जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो उसी का 1935 वाला एक्ट को ही हूबहू तुम छाप दे रहे हो। 50% तुम इसी से ले रहे हो, जो साइमन कमीशन कह के गया। तो फिर इसका क्या मतलब है विरोध का? तो वो तो साइमन कमीशन के बारे में होगा। ये ग्रेट डिप्रेशन मतलब पूरा दुनिया का बाजार में मंदी चल रहा था। मतलब सामान बन रहा था, बिक नहीं रहा था, खरीदने वाला कोई नहीं था। सब जगह गरीबी छाया हुआ था, टैक्स ज्यादा लदाया हुआ था, तो इंडस्ट्रियल सामान बिक नहीं रहा था। एग्रीकल्चर में सूखा उखा पड़ने के कारण पैदावार नहीं हो रहा था। तो पूरा दुनिया में मंदी छाया हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं। अब शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। Civil disobedience is the active professed refusal to obey certain law, demand, and command of a government or of occupying international power. Civil disobedience is a symbolic or ritualistic violation of the law rather than rejection of the system as a whole. मतलब इसमें क्या कहा गया ना कि भाई तुम एकदम से स्कूल जाना मत बंद करो, एकदम से तुम ड्यूटी जाना मत बंद करो, लेकिन तुम कुछ रूल रेगुलेशन है उसको बायकाट करो, मानना बंद करो उस रूल। ठीक है ना? तो सिविल डिसोबीडियंट में लॉ को ब्रेक किया गया, पूरी तरह से बहिष्कार नहीं, लेकिन लॉ को हम नहीं मानेंगे जो अंग्रेज बनाएगा। सिविल डिसोबीडियंस जैसे सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था अंग्रेज, तो इसके लिए सॉल्ट मार्च हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी बिलीव दैट salt could be a powerful symbol to unite the whole nation. Most of the people, including the British, scoffed at the idea. Abolition of the salt tax was among many demands which were raised by Gandhiji through a letter to Viceroy Irwin. उस समय भारत का जब सॉल्ट मार्च हुआ, दांडी यात्रा, उस समय भारत का वायसराय, कहने का मतलब क्या था कि उस आज के डेट में उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, इरविन था, लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने चिट्ठी लिखा कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगाए हो उसको हटाओ, नहीं तो पूरा देश आंदोलन में कूदेगा। और गांधी जी ने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च, और डांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय गांधी जो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू होता है। गांधी जी के साथ साथ 18 को उनका वॉलेंटियर, मतलब कि साथ में आंदोलन में कैसे आदमी पैदल चलने लगता है साथ साथ, वैसे लोग थे। ते वाक 24 दिन तक पैदल चले और 240 माइल का डिस्टेंस तय किए। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से लेकर डांडी जहां पे नमक बनाया वहां तक। मेनी मोर ज्वाइंट इन द वे, मतलब 240 माइल चले भाई 24 दिन तक, तो बहुत सारे लोग रास्ते में उनसे जुड़ते हुए चले गए। स्टार्ट किए थे 78 लोग के साथ। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी सेरेमोनियल वायलेटेड द लॉ बाय मेकिंग द फिश फुल ऑफ सॉल्ट। मतलब गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो अंग्रेज द्वारा बना हुआ कानून था उसको तोड़ा। कब? अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को। द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो जो डांडी मार्च है उसी को क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का भारत में शुरुआत कहाँ से हुआ? तो डांडी यात्रा से हुआ। डांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुआ? साबरमती से डांडी तक हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले ब्रेक किया ला, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लोग, मतलब बहुत सारे संख्या में देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दिया, सॉल्ट लॉ। पीपुल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। लोगों ने गवर्नमेंट के नमक बनाने के उद्योग धंधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर से फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट किया गया। जो किसान थे टैक्स देना बंद कर दिया। विलेज में जो काम करने वाले ऑफिशियल थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और ट्राइबल पीपुल, फॉरेस्ट लॉ जो अंग्रेज बनाया था कि हमारे बिना परमिशन के कोई उसमें फॉर जंगल में नहीं जा सकता, तो वहां पे आदिवासी लोगों ने उसको लॉ को ब्रेक कर दिया।
तो ये सिविल डिसोबीडियंट पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, ये दांडी यात्रा का तस्वीर है। अब इसको ब्रिटिश जवाब कैसे दिया? सब देश में, पूरा देश में आंदोलन चल रहा, लॉ ब्रेक किया जा रहा है, तो क्या किया गांधी, मतलब ब्रिटिश क्या किया? जितना भी सब नेता सब तेज बन रहा था, उसको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के जो नेता, महात्मा गांधी भी कांग्रेस के नेता थे। दिस लेड टू वायलेट क्लासेस इन मैनी प्लेसेस। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, एक मंथ बाद, मतलब अप्रैल मई में गिरफ्तार कर लिया गया। पीपुल्स बिगेन टू अटैक द सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज द पुलिस पोस्ट। लोग ने भी बम मारना शुरू कर दिया पुलिस के पोस्ट पे, नगर निगम के बिल्डिंग पे, कोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे। समझ गया ना? लेकिन अंग्रेज भी बहुत सारा महिलाओं और बच्चों को भी पीटना शुरू कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये सब है, तो थोड़ा सा बेस तो हम तैयार कर दिए हैं इस चैप्टर के माध्यम से। अब इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना एनसीईआरटी किताब निकालो और एक रीडिंग दे दो। समझ गए ना? ये सब समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा माहौल बन जाने पे पढ़ने में आसानी होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे होगा समाप्त। 40 मिनट हो गया। तो किताब निकालो एनसीईआरटी का, जो हिंदी मीडियम का है वो हिंदी वाला, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश वाला। और 30 मिनट में